हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ, वो भी मैप के साथ। और आज है, ठीक है, आज है 18 अगस्त। तो 18 अगस्त की करंट अफेयर यहाँ पे मैं लाया हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्या नया सीखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ और उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ CSKCM क्लासेज में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज आपको क्या नया सीखने को मिलता है। दुनिया भर की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति यानी कि ट्रेडिशनल जो मेडिसिन सिस्टम है, जो जो मतलब पहले से जो ट्रेडिशनल तौर पे मेडिसिन लोग इस्तेमाल करते थे उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो दुनिया भर की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के धुरंधरों को एक मंच पर लाकर अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर संवाद करने के लिए आयोजित पहली विश्व स्वास्थ्य संगठन की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर पहली ग्लोबल समिट का उद्घाटन WHO के महासचिव कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडोनम गेब्रियस ने कहाँ किया, ये आपको बताना है। सिंपल है। तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन पे मीटिंग हो रही है विश्व लेवल पे, ठीक है, वो मीटिंग कहाँ पे हुई है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, तो गांधीनगर गुजरात में, ठीक है, ये पहली ग्लोबल समिट हो रही है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट अगर पूछे आपसे कहाँ हुआ है 2023 में, तो वो है गांधीनगर गुजरात में हुआ है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होता है। जैसे भारत में आयुष मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय, ठीक है, इसमें जो भी ट्रेडिशनल तरीका है इलाज करने का, मेडिसिन देने का, ठीक है, उस ट्रेडिशनल तरीके को और जो आधुनिक युग का जो विज्ञान है उसके साथ अगर मैच कराते हैं तो और ही बेहतर तरीके से हम लोगों का इलाज कर पाएंगे। ठीक है, दवाइयाँ प्रोवाइड करा पाएंगे। ओके, तो इसीलिए ये ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट, ग्लोबल समिट यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया है गांधीनगर गुजरात में। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो गांधीनगर गुजरात में हुआ है। तो गुजरात की लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए, ये रही गुजरात की लोकेशन और इसकी राजधानी यहाँ पे दिखाई देगा आपको गांधीनगर। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो उससे पहले मैं कुछ और सम्मेलन की बात बता देता हूँ। जैसे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन अगर पूछे 2023 में कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। अगर आपसे पूछता है G7 का समिट जो है 2023 में कहाँ हुआ है, तो G7 का समिट हुआ था जापान में। और जापान में ही क्वाड मीटिंग भी हुई थी। ठीक है, क्वाड मीटिंग भी जापान में हुई थी। क्वाड मीटिंग में कौन कौन से देश शामिल है? क्वाड मीटिंग में USA आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, भारत देखने को मिलेगा यानी कि इंडिया यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको जापान भी देखने को मिलेगा क्वाड में। ठीक है, और विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो ये इसका सम्मेलन जो हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन 2023, तो ये फिजी में हुआ था। ठीक है, अगर SCO की बात करें यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या G20 की बात करें, तो ये दोनों सम्मेलन इस बार भारत में हुआ है। ठीक है, SCO का सम्मेलन। अगर ब्रिक्स सम्मेलन की बात करें तो ब्रिक्स का जो सम्मेलन इस बार 2023 का हो रहा है वो साउथ अफ्रीका में हो रहा है। तो इन सब सम्मेलन को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो ये प्रश्न के रूप में नहीं, मैं न्यूज़ के तौर पे इसको कवर कर रहा हूँ, लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि ये न्यूज़ की तरह सर जी कवर कर रहे हैं तो बहुत ही छोटा मोटा टॉपिक नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। वो क्या है कि IPC का नाम आपने सुना होगा, जिसे हम इंडियन पिनल कोड कहते हैं, भारतीय दंड संहिता। अब ये जो भारतीय दंड संहिता है ना, इसी का नाम चेंज किया गया है। ठीक है, IPC का नाम यहाँ चेंज किया गया, CRPC का नाम चेंज किया गया है और इंडियन एविडेंस जो एक्ट है, इन सब का एक नया विधेयक इस समय लाया गया है। अब देखते हैं वो विधेयक में कितना चेंजिंग होता है, लेकिन इनका नाम चेंज कर दिया गया है। अब क्या होगा, अगर IPC का नया नाम आपसे पूछे कि क्या हो जाएगा, ये विधेयक मंजूर हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता। पहले तो ये भारतीय दंड संहिता था, अब इसको कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, अगर पूछा जाए कि CRPC का नाम क्या होगा बदल के, ठीक है, जो ये CRPC था इसका फुल फॉर्म होता है, CR से होता है क्रिमिनल, P से प्रोसीजर, C से कोर्ट। CRPC का जो फुल फॉर्म था ये है, और CRPC का नया नाम क्या होगा, तो CRPC का नया नाम होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता।
ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी का नाम होगा। और इंडियन एविडेंस एक्ट जो था इसका नाम होगा भारतीय साक्ष्य संहिता। ठीक है, भारतीय साक्ष्य संहिता। तो यहाँ से आपको इतना जानकारी मिले, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे चले तो अभी हाल ही में डॉक्टर वी.एस. अरुणाचलम जी का निधन हो गया। ये हैं वी.एस. अरुणाचलम जी। वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे ये आपको बताना है। तो इनका सही जवाब है कि ये वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे। डॉक्टर वी.एस. अरुणाचलम जी एक साइंटिस्ट थे, वो भी डीआरडीओ एक साइंटिस्ट थे और ये डीआरडीओ के पूर्व हेड भी रह चुके हैं, चीफ भी रह चुके हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब डीआरडीओ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो डिफेंस रिसर्च जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात हो रही है। तो इसके बारे में मैं आप बता देता हूँ। डीआरडीओ का जो स्थापना है वो हुआ था 1958 में, ओके। और इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली में। और इसका मोटो जो है ना, जो मोटो है इसका वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, ओके। बलस्य मूलम विज्ञानम मोटो एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में। और इस ये भी पूछा जाता है कि इसके चेयरमैन कौन है। तो चेयरमैन इसके हैं समीर वी कामत इसके चेयरमैन हैं डीआरडीओ के। और डीआरडीओ के ये देखिए पीएम मोदी कॉन्डेल्स डेथ ऑफ फॉर्मर डीआरडीओ चीफ वी.एस. अरुणाचलम, ठीक है। तो अरुणाचलम जी जो है ना वो डीआरडीओ के पूर्व क्या थे, हेड थे। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें तो कुछ और यहाँ पे जो जिनका डेथ हो चुका है उनके बारे में बात कर लें। तो जो फॉर्मर केरला के एक सीएम थे जिनका नाम था ओमन चांडी, उनका भी निधन हो चुका है, ठीक है। एक ला लीगा लीजेंड जिसे हम लुइस सुआरेज कहते थे, उनका भी निधन हो चुका है। अमेरिकन को इन्वेंटर जैसे कि जो लिथियम आयन बैटरी है ना उसके एक तरह से जन्मदाता कहे जाते हैं जिनका नाम है जॉन बैनिस्टर, ठीक है। जॉन बैनिस्टर गुड एनफ, इनका भी निधन हो चुका है। तो इन्होंने लिथियम आयन बैटरी को बनाने में बहुत ही बड़ी भूमिका अदा की थी, ठीक है। ये अकेले नहीं बनाए थे, इनके साथ 2 लोग और थे, ठीक है। तो ये उसमें बनाने में बहुत ही बड़ी भूमिका अदा किए थे, जिनका नाम था जॉन बैनिस्टर। इनका भी निधन हो चुका है। तो इनका भी नाम हम थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे चलें तो एक और न्यूज की तौर पर देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न, राजभवन कोलकाता में ब्रह्म कुमारी एक संस्था का नाम है, एक आध्यात्मिक संस्था है उसका नाम है। तो राजभवन कोलकाता में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो वहाँ पे ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है ना वो चला रही है मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल। यानी कि जो मादक पदार्थ है ना, व्यसन मतलब वही होता है जो मादक पदार्थ में लिप्त हो जाते हैं, ठीक है, उनको लेने लगते हैं तो व्यसन में वो डूब जाते हैं, ठीक है। तो उनसे मुक्त कराना है पूरे बंगाल को, ठीक है। तो ये पहल चलाया जा रहा है मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ये पहल चलाया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा ना कि इसमें ये दिखाया जो भी हमारे नए युग के जो युवा पीढ़ी हैं उनको नशे की लत से दूर करना है। इसमें देखिए राष्ट्रपति जी ने जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति महोदय, उन्होंने इस पर एक स्टेटमेंट दिया है। मैं चाहता हूँ कि मैं वो स्टेटमेंट पढूं और 1 मिनट आप ध्यानपूर्वक उसको सुने, ठीक है। यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि मादक द्रव्यों का दुरुपयोग समाज और देश के लिए चिंता का विषय है। इन व्यसनों के कारण युवा अपने जीवन में सही दिशा नहीं चुन पाते हैं। यह अत्यंत चिंताजनक है और इस मामले में सभी मोर्चों पर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में आध्यात्मिक जागृति, चिकित्सा, सामाजिक एकजुटता, राजनीतिक इच्छा शक्ति के माध्यम से सुधार किया जा सकता है, ठीक है। उन्होंने ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने और उनके समाधान की दिशा में काम करने के लिए ब्रह्मा कुमारी जैसे संगठनों की सराहना की, ठीक है। अंत में ये कहती हैं, राष्ट्रपति महोदया कहती हैं कि जो युवा है ना वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हैं और उन्हें अपना समय और अपनी ऊर्जा भविष्य की नींव को मजबूत करने में लगानी चाहिए। वह नशे की वजह से बर्बाद हो रही है और शिक्षण संस्थानों को ये पता लगाना चाहिए कि क्या विद्यार्थी गलत दिशा में जा रहा है, क्या अगर गलत दिशा में जा रहा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि युवा पीढ़ी कितना इम्पोर्टेंट है और उनके लिए ये चलाया जा रहा है नशा मुक्त भारत अभियान और इसी के तहत चलाया गया है मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ओके। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले मैं यहाँ पे बंगाल जो है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल उसकी लोकेशन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यह पश्चिम बंगाल की लोकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है।
ये यहाँ तक आया है, जो सिक्किम से भी बाउंड्री बनाता है, भूटान से भी बाउंड्री बनाता है, और इधर असम से बनाता है, और इधर आप देखेंगे तो बांग्लादेश से ही पूरा बाउंड्री शेयर करता है। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 70A के तहत किस जहाज के उद्घाटन का समारोह में भाग लिया। ठीक है, तो दरअसल बात यह है ना कि ये गई हैं पश्चिम बंगाल, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, वहीं पे इन्होंने ये अभियान भी शुरू किया जिसका नाम था मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल। ठीक है, तो अब वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे इन्होंने एक जहाज का भी अनावरण किया। वो समारोह जो अनावरण वाला था उसमें इन्होंने हिस्सा लिया, इनको चीफ गेस्ट के तौर पे आमंत्रित किया गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट 70A के तहत कौन से जहाज का अनावरण किया गया, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है विंध्यागिरी। ठीक है, प्रोजेक्ट 70A के तहत विंध्यागिरी जो है ये छठी जहाज बनी है। ठीक है, छठी जहाज बनी है, तो इसका अनावरण वहाँ पे किया गया है। आप अब ये कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट 70A क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ डिटेल कि प्रोजेक्ट 70A क्या है, ध्यान से देख लीजिए। तो इस प्रोजेक्ट तहत ना, इस प्रोजेक्ट के तहत दो जो शिप बिल्डर्स हैं, जैसे कि एक मझगांव डाक शिप बिल्डर्स है जो मुंबई में देखने को मिलेगा, सॉरी ठीक है, मुंबई में देखने को मिलेगा, और एक है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। ठीक है, ये आपको पश्चिम बंगाल में, एक कोलकाता में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तो मुंबई में देखने को मिलेगा जो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स है, और एक कोलकाता में मिलेगा जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स है। तो ये कोलकाता वाली बात हो रही है। ठीक है, तो इनका लक्ष्य ये है ना, ये स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बनाएंगे। ठीक है, फ्रिगेट वो जहाज जो जंगी जहाज जो होती है ना, उनको ये फ्रिगेट्स कहा जाता है, और स्टील्थ गाइडेड होंगे यानी कि इनको रडार में पकड़ना, ठीक है, मुश्किल होगा। ये रडार से बच सकती हैं, दुश्मन की नज़रों से ये बच सकती हैं, इस तरह की जहाज ये बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो इसके तहत सबसे पहले जहाज जो थी ना 2019 में लॉन्च की गई थी, जिसका नाम था नीलगिरी। उसके बाद दूसरी जो जहाज थी उसका नाम था उदयगिरी, और अभी ये छठी जहाज बन के तैयार हो गई है। ठीक है, अभी ये छठी जहाज बन के तैयार हो गई है जिसका नाम है बिंदगिरी। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आप प्रोजेक्ट 17A को भी पता चल गया होगा आपको कि इसके तहत स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट यानी कि जहाज बनाई जा रही हैं। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी भारतीय तटरक्षक बल ने मुंबई के निकट समुद्री यात्रा के दौरान किस देश के नागरिक को चिकित्सा सहायता के लिए सुरक्षित निकाला है। तो इसका सही जवाब है चीन। चीन का एक नागरिक क्या कर रहा था, ये है चाइना से ये निकला था एक व्यापारिक जहाज लेके, जो इस तरह से होते हुए, ठीक है, ये अरब सागर तक पहुंचा था। इसको जाना था संयुक्त अरब अमीरात, लेकिन ये अरब सागर के बीच में ही ना इसको क्या हुआ, दिल का दौरा पड़ा अचानक। ठीक है, इसको दिल का दौरा पड़ा, और ये अपने वॉकी टॉकी जो भी रेडियो ट्रांसमीटर जो भी लिया था उससे संदेश प्रसारित करने लगा था कि कोई मुझे हेल्प करे, कोई मुझे बचा ले। ठीक है, तो ये दरअसल संदेश प्रसारित कर रहा था यूएई और इधर वाली कंट्रियों को। लेकिन जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड जो यहाँ पे भारत के तट का रक्षा करता रहता है, इसको सिग्नल मिला मुंबई में, ठीक है, इस व्यक्ति का। तो इन्होंने क्या किया ना, ये पहले वहाँ पहुँच के तुरंत उसको इवैक्यूएट करने के लिए, पहले तो वो वहाँ पे तुरंत नहीं गए। पहले तो ये लोग जब सुने ना, तो इसको ऑनलाइन टेलीमेडिसिन के जरिए, ठीक है, टेलीमेडिसिन के जरिए इसको बताया गया वहाँ पे कि आप ऐसा ऐसा करिए। उसके बाद तुरंत बाद यहाँ से इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान यहाँ पहुँच गए अरब सागर में। ठीक है, और वहाँ से उन्होंने इसको एयरलिफ्ट करके, ठीक है, एयरलिफ्ट करके सीधे ये मुंबई अस्पताल इसको लेकर आए। ओके, और उसके बाद ये अभी फिलहाल सुरक्षित है ये नागरिक। तो ये जो कारनामा था ना इंडियन कोस्ट गार्ड का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण एक कारनामा है, आप याद रख सकते हैं। क्योंकि इनकी जो टैग लाइन है, ठीक है, इनका जो टैग लाइन है ना, वो देखिए, इनका मोटो जो है वो क्या है, वी प्रोटेक्ट, हम रक्षा करेंगे, वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं, कहते हैं। ठीक है, कोई भी हो हम उसकी रक्षा करेंगे, उसको इन्होंने पूरा किया है, और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। भले चाइना इनको सराहना न करे, लेकिन पूरा भारत, ठीक है, पूरा विश्व इस न्यूज़ को देख के इंडियन कोस्ट गार्ड की सराहना कर रहा है। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। ठीक है,
और अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूँ तो आपको इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और अभी हाल ही में इसके जो चीफ हैं वो राकेश पाल को बनाया गया है। तो आप याद रखेंगे। तो ये अरब सागर में जो चाइना का नागरिक था उसको इन्होंने एवैक्यूएट किया, यानी कि एयरलिफ्ट किया था वहाँ से। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि भारत ने इंडिया स्टैक को साझा करने के लिए किन देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ इंडिया क्या करेगा? इंडिया स्टैक को शेयर करेगा। अब कहेंगे इंडिया स्टैक क्या है? तो इंडिया स्टैक ना ऐसी व्यवस्था है, कह सकते हैं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके तहत भारत जो अपना डिजिटल रूप से जो डाटा शेयर करना होता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी योजना का लाभ देना है तो आपकी जो डाटा है ना वो भारत सरकार के पास पहले से है। तो कैसे है पहले से, वो उसके थ्रू कैसे आपको उस किसी विशेष काम के लिए लाभ दे सकती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है वो इंडिया स्टैक कहलाता है। जैसे UPI के माध्यम से आपको लाभ दिया जाता है, ठीक है, डिजी लॉकर के माध्यम से आपको लाभ दिया जाता है, आधार कार्ड के माध्यम से आपको लाभ दिया जाता है, KYC के माध्यम से लाभ दिया जाता है। और ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं, यही होता है इंडिया स्टैक का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये टेक्नोलॉजी अब क्या करेगा, भारत साझा करेगा किन देशों के साथ? त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ, जिससे कि ये भी अपने देश में डिजिटल क्रांति ला सके, डिजिटल तरीके से आगे बढ़ सके, डिजिटल तरीके से नागरिकों को फ़ायदा पहुंचा सके। इसलिए ये इंडिया स्टैक को साझा कर रहे हैं त्रिनिदाद और टोबैगो से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी इनकी लोकेशन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। ये अपना सुंदर भारत है और ये पूरा विश्व का मैप है और ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको त्रिनिदाद और टोबैगो। मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ देखिए ये वाला हिस्सा, यहाँ त्रिनिदाद है और टोबैगो है और ये है ना, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये वेनेजुएला है, यहाँ पे पोर्ट ऑफ स्पेन भी दिखेगा आपको, ये हिस्सा आपको दिख जाएगा अटलांटिक महासागर का और ये हिस्सा दिख जाएगा पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर का, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा वायु सैनिक अभ्यास, ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है वो सबसे बड़ा वायु सैनिक अभ्यास कौन सा है, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान की वायु सेनाएं भाग लेने वाली थी। लेकिन अभी ये अभ्यास होगा नहीं, ठीक है, अभी ये भारत में होगा नहीं। ये 2023 अक्टूबर में होने वाला था, 2023 अक्टूबर में होने वाला था, लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया। तो इस अभ्यास का नाम क्या है? तो इस अभ्यास का नाम है तरंग शक्ति। तरंग शक्ति जो भारत का सबसे बड़ा वायु सैनिक अभ्यास होने वाला था, ठीक है, इसे अभी पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये कहाँ पहुँच गया? ये मिडिल 2024 यानी कि ये 2024 के मध्य में अब होगा तरंग शक्ति अभ्यास। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अभ्यास की बात आ गई तो कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे अभ्यास देख लेते हैं। जैसे कि मित्र शक्ति जो अभ्यास है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। सिलिनेक्स भी इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच होता है। हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना के बीच होता है। और जैर अल बहर इंडिया और कतर के बीच होता है। इंद्र एक्सरसाइज इंडिया और रसिया के बीच होता है। दस्तलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है, ठीक है। अब सिन्यू मैत्री इंडिया और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में होता है, ठीक है। ऐसे ही है जैसे कि पासेज, जैसे पैसेज जो है ना ये कई देशों के साथ होता है, तो इसको आप यहाँ पे ध्यान न देंगे ज़्यादा, ओके। और शक्ति की बात करें तो इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। वरुण की बात करें तो इंडिया और फ्रांस के बीच होता है, ठीक है। टाइगर ट्रम्प की बात करें तो इंडिया और USA के बीच होता है। वज्र प्रहार इंडिया और USA, युद्ध अभ्यास इंडिया और USA, ऐसे तमाम एक्सरसाइज हैं जिनको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज की करंट अफेयर में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताया करिए, और अगर अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। अब चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे और मिलते हैं कल की वीडियो में, कल करंट अफेयर में। थैंक यू, जय हिंद।